हम ये समझते हैं कि ये माशरे का प्रॉब्लम है, ये दूसरे लोगों का प्रॉब्लम है, मगर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चों को इसका ख़तरा नहीं है। तो ये जो डिनाइल की स्टेट है, ये जो एक ना मानने की सिचुएशन है, तो हम इससे कैसे उन पेरेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं? अच्छा, इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। मुझे लगता है ये डिनाइल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ना होना है, यानी इग्नोरेंस मैं इसको ज़्यादा देखूंगी। उन जगहों पे जहाँ पे छोटे शहर हैं तो लोगों का ख्याल है कि ये हमारा मसला नहीं है, या ये एलीट क्लास का प्रॉब्लम है, या ये पुअर लोगों का मसला है, जबकि देखने में नज़र आता है एक के एडिक्शन जो है वो हर सोशो इकोनॉमिक्स क्लास का मसला है। इसमें आपको गरीब से गरीब तर लोग भी नशा करते हुए नज़र आएंगे, इसमें अमीर से अमीर तक लोग भी आपको नशा करते हुए नज़र आएंगे, और उनकी ज़िंदगियों की बर्बादी जो होती है वो तकरीबन सेम ही होती है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें अनपढ़ लोग भी होते हैं, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। सो हमें देखने की ज़रूरत ये है कि एक तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है, नंबर 2 एक ये भी मिथ लोगों के जहनों में पाया जाता है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, हम अच्छा बर्ताव दूसरों के साथ करेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। सो हमें इस डिनाइल से भी निकलना है कि ज़रूरी नहीं हम अगर बहुत अच्छे हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, बल्कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ भी बाज़ुकात बहुत बुरा सलूक हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये मेरे सोचने पे या आपके सोचने के मुताबिक नहीं चलती। ये कुदरत का बनाया एक निज़ाम है जिसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसके सॉफ्टवेयर में डाल दी गई हैं, और वो टारगेट हमें नहीं कुदरत करती, बल्कि सॉफ्टवेयर में जिस जिस का हाना जिस जिस जगह होता है वो मसला उसके पास पहुंच जाता है। उसको बढ़ के आगे हाथ पकड़ने की ज़रूरत उस मसले का नहीं होती, बल्कि मसले ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं। कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ के पास हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ के पास साइकेट्रिक इलनेसेस आ जाती हैं, कुछ के पास एडिक्शन का मसला आ जाता है। सो इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी मसले पाए जाते हैं, आप ये नहीं सोच के अपनी ज़ात को मुबर्रा करार दे सकते कि आपको ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं होगा। आपको हमेशा तैयारी करके रखनी चाहिए कि अगर कभी ये मसला दरपेश आपको हो तो आप कैसे इससे निपटेंगे, और आप ऐसे क्या हिफाजती इक़दाम करेंगे कि ये मसला आपको दरपेश हो ही ना। जैसे कि मैंने ब्रीफ किया कि हम ऐसे हिफाजती इक़दाम के बारे में ही बात करेंगे कि जिनसे हम बच्चों को बचा सकें। तो मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि बच्चे रिस्क पे होते क्यों हैं? ख़ास तौर पे देखा गया है कि टीनेजर्स जो हैं उनके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो एक जिसे कहते हैं कि ज़लज़ले की पट्टी पे उनका बसर हुआ हुआ होता है, और ज़िंदगी में एक उधम मचा हुआ होता है। ऐसे में ड्रग्स के लिए भी वो रिस्क पे होते हैं। तो क्या क्या उनकी ज़िंदगी में ये रिस्क कितना फैक्टर होता क्यों है, क्या वजूहात है इसकी? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूँगी जो आपने इंट्रो में की, कि मेरी जो इंटरवेंशन की ट्रेनिंग है वो बेसिकली हेजल्डन से नहीं है, बल्कि लव फर्स्ट इंस्टीट्यूट से है। जिसमें दो बड़े माहिर लोग जो कि डेब्रा जे और जेफ जे हैं वो इसको हेड करते हैं, और ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने इंटरवेंशन के काम को, जो कि डॉक्टर वर्नन जॉनसन ने स्टार्ट किया था, उनके बाद सबसे बेहतर इन्होंने टेकअप किया, और इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर हैं अमेरिका के अंदर भी और अराउंड द ग्लोब भी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि टीनेजर जो हैं वो नशे के खतरात में क्यों घिरे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ टीनेजर नहीं बल्कि टीनेजर से पीछे की जो एज है, प्री टीन्स में जो बच्चे हैं वो भी नशे के खतरात में घिरे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इर्द गिर्द नशा अब पाकिस्तान में ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो नशा जो है ये अब बड़े शहरों से छोटे शहरों और फिर देहातों तक पहुँच रहा है, जिसका मतलब है कि उस तमाम बच्चे जो इस सोसाइटी के अंदर पलने वाले हैं उन्हें किसी न किसी तौर पर इन खतरात का सामना करना पड़ेगा। कुछ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं या हम उन्हें एट रिस्क कह सकते हैं, जबकि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं उन्हें ज़रूर ड्रग्स के हवाले से एजुकेशन मिलने की ज़रूरत है, बीमारी क्या चीज़ है, ये कैसे एक हेल्थ रिस्क बन जाता है, ताकि अगर वो ये सारी चीज़ें जानते हैं तो आगे बढ़कर जब उन्हें ये चॉइसेस बनानी हो कि वो नशा करें या ना करें तो वो कुछ बेहतर फैसला करने की तरफ जाएं। सो बुनियादी तौर पर बच्चों को इसलिए भी एजुकेशन की ज़रूरत है क्योंकि रिसर्चेस ये बताती हैं कि जितने भी लोग आगे चल के ड्रग एडिक्शन में मुब्तला होते हैं ये ज़्यादातर वही बच्चे होते हैं जिन्होंने टीन एज के अंदर ड्रग्स करना शुरू किया
टीनेज के अंदर ड्रग्स करना शुरू किया होता है या फिर प्री टीन्स के अंदर ये नशा करना शुरू करते हैं। सो अगर हम अपनी प्री टीन्स को या अपने टीनेजर्स बच्चों को बचा लें तो एडिक्शन में आगे बढ़ने के जो असरात हैं वो कम से कम होने की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये कोई प्रिवेंटेबल डिजीज़ है भी या नहीं, यानी इससे बचाव मुमकिन भी है या नहीं? क्योंकि अभी तो जो हमारे सामने जो केसेस आते हैं उसमें लॉस ऑफ कंट्रोल ही बहुत ज़्यादा देखने में आता है, जिसमें अपना बस ही तो अपने ऊपर नहीं चल रहा होता। तो क्या ये बीमारी बस के अंदर आ भी सकती है या नहीं, यानी प्रिवेंटेबल है या नहीं है? अच्छा, बाकी तमाम बीमारियों की तरह एडिक्शन की बीमारी भी प्रिवेंटेबल है। और अगर मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो शुरू में मेरा वास्ता ज़्यादातर ऐसे लोगों से पड़ता था जिनकी एज 30 इयर्स होती थी या 40 इयर्स होती थी या 40 से वो लोग अबव होते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पिछले 5 सालों में मैंने देखा कि 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे एडिक्शन के मसाइल के साथ हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। और बाज़-औक़ात उनके पेरेंट्स हमसे रब्ता करते हैं, अभी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स रब्ता करते हैं कि कुछ ना कुछ एडिक्शन का मसला जो है वो चलना शुरू हो गया है, सो हमें हेल्प की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि अब ये नशा जो है ये सिर्फ बड़े लोगों का मसला नहीं रहा, बल्कि छोटे बच्चों की हद तक भी ये मसला सरायत कर चुका है। सो हमें ज़रूर पेरेंट्स को कुछ ऐसे हिफाजती इक़दाम सीखने की ज़रूरत है। अगर वो उन हिफाजती इक़दाम को पूरा करेंगे तो उनके बच्चे नशे जैसे मसले का शिकार नहीं होंगे। और फ़र्ज़ करें अगर उनके अंदर अभी थोड़ा बहुत मसला नज़र आता है तो वो तेजी से हेल्प लेकर उस मसले को यहीं पर निपट सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी घर के अंदर कोई एक शख्स नशे की बीमारी में मुब्तला है तो ये सिर्फ उसी शख्स का मसला नहीं है, बल्कि उस घर भर की खुशियां जो हैं वो तबाही की तरफ चल पड़ती हैं और वहाँ पर सुनसान जगह हो जाती है। लोगों के दिल जो हैं वो बेचैन और बेसुकून होना शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए ये घर भर की बीमारी कहलाती है। अगर पेरेंट्स जल्दी ही इन तमाम हिफाजती इक़दाम को करेंगे, अपने बच्चों को डील करेंगे थ्रू इन चीज़ों के, तो फिर उनके लिए ज़्यादा आसान है कि वो इस मसले को आने से पहले ही अपने बच्चों को ट्रेन कर दें कि कैसे वो इस तरह के असरात से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। बिल्कुल, और मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि मैं इस ज़रूरत को बहुत ज़्यादा महसूस करती थी कि ये कोई पहले से प्रोएक्टिवली डील करने की बीमारी है, क्योंकि हमारे पास जब केसेस आते हैं तो वो यूज़र, एब्यूज़र और एडिक्ट होने की स्टेजेस को क्रॉस करके आते हैं और उस एडिक्शन में भी वो कई साल स्टे करने के बाद हम तक पहुंचते हैं जहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस करना हमारे लिए देखिए एक बड़ी खूबसूरत फ्रेज है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि वक्त पे लगा एक टांका जो है वो आपको बेवक्ते 9 टांकों से बचाता है। बिल्कुल। सो अगर आप कोई भी काम प्रोएक्टिवली करेंगे, वक्त से पहले तैयारी कर लेंगे उसको मैनेज करने की या उससे बचने की, तो फिर इसका मतलब है कि आप एक अच्छी मेंटल हेल्थ और एक अच्छी फिजिकल हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा मैडम, इससे पहले कि मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आऊँ, जो आज के प्रोग्राम का मौजू है वो हिफाजती टीके और वो तदाबीर और वो इक़दाम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स को उस डिनाइल से कैसे बाहर निकाला जाए। सोसाइटी में आज हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उन सबको एहसास है कि ये नो डाउटेडली ये सोसाइटी का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये मुआशरे का प्रॉब्लम है, ये दूसरे लोगों का प्रॉब्लम है, मगर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चों को इसका ख़तरा नहीं है। तो ये जो डिनाइल की स्टेट है, ये जो एक ना मानने की सिचुएशन है, जो कि ऑब्वियसली हमारे ब्रेन का मैकेनिज़्म भी है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, तो हम इससे कैसे उन पेरेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं? अच्छा, इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। मुझे लगता है ये डिनाइल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ना होना है, यानी इग्नोरेंस मैं इसको ज़्यादा देखूंगी। उन जगहों पे जहाँ पे छोटे शहर हैं तो लोगों का ख्याल है कि ये हमारा मसला नहीं है, या ये एलीट क्लास का प्रॉब्लम है, या ये पुअर लोगों का मसला है, जबकि देखने में नज़र आता है एक कि एडिक्शन जो है वो हर सोशो इकोनॉमिक्स क्लास का मसला है। इसमें आपको गरीब से गरीब तक लोग भी नशा करते हुए नज़र आएंगे, इसमें अमीर से अमीर तक लोग भी आपको नशा करते हुए नज़र आएंगे, और उनकी ज़िंदगियों की बर्बादी जो होती है वो तकरीबन सेम ही होती है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें अनपढ़ लोग भी होते हैं, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। सो हमें देखने की ज़रूरत ये है कि एक तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है, नंबर 2 एक ये भी मिथ लोगों के जहनों में पाया जाता है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, हम अच्छा बर्ताव दूसरों के साथ करेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। सो हमें इस डिनाइल से भी निकलना है कि ज़रूरी नहीं हम अगर बहुत अच्छे हैं
तो हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, बल्कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ भी बाजुकात बहुत बुरा सलूक हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये मेरे सोचने पे या आपके सोचने के मुताबिक नहीं चलती। ये कुदरत का बनाया एक निज़ाम है जिसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसके सॉफ्टवेयर में डाल दी गई हैं, और वो टारगेट हमें नहीं कुदरत करती, बल्कि सॉफ्टवेयर में जिस जिस का हाना जिस जिस जगह होता है वो मसला उसके पास पहुंच जाता है। उसको बढ़ के आगे हाथ पकड़ने की जरूरत उस मसले का नहीं होती, बल्कि मसले ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं। कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ के पास हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ के पास साइकेट्रिक इलनेसेस आ जाती हैं, कुछ के पास एडिक्शन का मसला आ जाता है। सो इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी मसले पाए जाते हैं, आप ये नहीं सोच के अपनी ज़ात को मुबर्रा करार दे सकते कि आपको ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं होगा। आपको हमेशा तैयारी करके रखनी चाहिए कि अगर कभी ये मसला दरपेश आपको हो तो आप कैसे इससे निपटेंगे, और आप ऐसे क्या हिफाजती इकदाम करेंगे कि ये मसला आपको दरपेश हो ही ना, आप उससे बाईपास करके तो जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। बहुत ही आपने शानदार बात की है कि दुनिया में जितने मसले एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबको इस नज़र से देखना चाहिए कि इनमें से कोई भी चीज़ हम तक भी आ सकती है और इसके लिए प्रोएक्टिवली तैयारी करनी चाहिए। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक माहिर के तौर पर आप उन हिफाजती टीकों के बारे में बताएं, उन इक़दामात के बारे में बताएं जो पेरेंट्स कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, जिसके बाद फिर नशे की बीमारी एक्टिव नहीं होती अगर वो कहीं मौजूद भी हो एनवायरनमेंट में या बॉडी में प्री डिस्पोजिशन भी मौजूद हो, तो वो डिज़ीज़ ट्रिगर नहीं होती, एक्टिव नहीं होती अगर वो हिफाजती टीके या वो वैक्सीनेशन उनको दे दी जाए। अच्छा, देखने वाले पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे 4 साल की उम्र से आगे बढ़कर 18 साल की एज ग्रुप को कवर करता है। सो आपके बच्चे इस एज स्पैन के अंदर अगर आते हैं तो फिर इसका मतलब है आपको इन तमाम चीज़ों को सुनने की और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने बच्चों को कैटेगराइज करना शुरू करें कि क्या हमारे घर में नशे जैसा मसला है, हमारी फैमिली के अंदर, हमारे क्या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के अंदर कोई बंदा ड्रग्स करता है, या हमारे घर के अंदर कोई बंदा सिगरेट पीता है या चर्स पीता है या अल्कोहल कंज्यूम करता है। अगर तो वो घर के अंदर करता है तो इसका मतलब है कि आपका घर के अंदर पलने वाले तमाम बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। नंबर 2, ब्रोकन फैमिलीज जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे अगर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहता है और वो झगड़ा जो है वो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वहाँ पे रिश्तेदारों में आपस में जो झगड़े चल रहे होते हैं, ब्रोकन फैमिलीज या स्ट्रेन रिलेशनशिप जहाँ पे भी होंगे, उस घर में पलने वाले बच्चे भी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं या एट रिस्क होते हैं कि वो आगे चल के ड्रग को एक्सपीरियंस करने की तरफ या एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ ज़रूर जाएंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्हें आप किसी ना किसी ट्रांजिशन में से गुजारते हैं, जैसे अगर बच्चा प्राइमरी स्कूल में है, आप प्राइमरी के बाद उसे किसी मिडिल स्कूल में डालते हैं, अगर बच्चा मिडिल स्कूल में है तो आप उसे किसी दूसरे हाई स्कूल में डालते हैं, या हाई स्कूल में अगर बच्चा है और आप उससे किसी ना किसी कॉलेज में जब दाखिला उसका करवाते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन है एक जगह से दूसरी जगह, ये भी वल्नरेबल बच्चों को बना देती है, क्योंकि जब भी बच्चे एक स्कूल बदलकर दूसरे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें यूजुअली ये मसला दरपेश होता है कि वहाँ पे रहने वाले बच्चों के साथ कैसे वो इंगेज अपने आप को करें, उनसे दोस्ती कैसे करें, और जो ग्रुप्स बने होते हैं क्लासेस के अंदर उन ग्रुप्स में वो कैसे खुद को फिट इन करें। बाज़ औक़ात फिट इन करने के लिए उनके जो पीयर्स हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप सिगरेट पिएं, अगर हमारे साथ रहना है तो सिगरेट तो पीना पड़ेगा। सो आपके बच्चे उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, या अगर वो सिगरेट की तरफ तरगीब नहीं देते तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू करेंगे जो कि आपके बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन होगी, जैसे ये हाथ पकड़ो और फलां को देख कर आओ, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो या चाहती हो तो ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। सो इस तरीके से करने की तरफ वो एक्टिविटीज जाते हैं। ऐसी ट्रांजिशन अगर है तो तब भी आपका बच्चा हाई रिस्क पे होता है कि ये किसी ना किसी ड्रग को, चाहे वो सिगरेट है, उसको एक्सपेरिमेंट करने की तरफ जा सकता है, या ऐसी एक्टिविटीज़ जो इसको अनकंफर्टेबल बनाती हैं उसका सामना इसको करना पड़ सकता है, या बुलिंग का सामना इवन करना पड़ सकता है, जिसका मतलब है कि आगे चल के ये तमाम चीज़ें नशे की तरफ राहें जो हैं वो हमवार करने की तरफ जाएंगी। इसके अलावा बच्चों के अंदर
हमें कुछ ना कुछ साइकेट्रिक इलनेसेस या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। पहले ये कहा जाता था कि ये जो डिप्रेशन का मसला है, ये जो मूड डिसऑर्डर का मसला है, ये जो एंग्जाइटी होती है या ये जो स्ट्रेस होता है, ये बड़े लोगों के मसले हैं, ये बड़े लोगों को ही दरपेश आते हैं। जबकि साइंस ये कहती है कि ये छोटी एज के अंदर भी बच्चों को इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और इवन 6 साल के बच्चे के अंदर भी आप मूड इश्यूज देखेंगे, एक 7 साल के बच्चे 8 साल के अंदर भी आप मूड इश्यूज देखेंगे, जिसमें बच्चा चीखना चलाना बिला वजह शुरू कर देते हैं, वो बड़ों की बात मानने की तरफ नहीं जाते, वो ज़्यादा जिद्दी होने का मुजाहरा करना शुरू कर देते हैं, बिला वजह मुंह बनाना, बिला वजह मूडी हो जाना, बिला वजह चुप चुप रहना, लोगों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना ना, या रिजिड बिहेवियर्स का हामिल होना, ये इंडिकेशन है कि आगे चल के ये बच्चे जो हैं ये मूड के मसाइल का शिकार होंगे, या ये डिप्रेशन साइड पे जा सकते हैं, या ये एंग्जाइटी का शिकार होंगे। और यही वो एज है जहाँ पे बच्चे अपने आप को रिलीफ देने के लिए इन तमाम मसाइल से सिगरेट का सहारा लेते हैं या घर में पड़ी हुई अद्वियात को इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं। अगर बच्चे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ हैं या एक्सट्रीम बिहेवियर्स उनके खराब आपको नजर आते हैं, अगर बच्चे आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में डालने की तरफ जा रहे हैं, या अगर घर के अंदर जो माहौल है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, या घर के अंदर कोई बंदा ऐसा मौजूद है जो कि ड्रग्स करता है या किसी तरह का नशा इस्तेमाल करता है, ये एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स में है, तो ये 4 वो सिचुएशन हैं जो आपके बच्चों को हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर खड़ा कर देती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्टिवली उनसे नशों के मुतालिक, ड्रग एडिक्शन के मुतालिक बातचीत करने की ज़रूरत है, उन्हें सिखाने की ज़रूरत है कि वो कैसे अपनी ज़ात को बचा सकते हैं। दूसरी एक कैटेगरी है जिसमें हम तमाम ही बच्चों को ले सकते हैं, ऐसे बच्चे जिनको इन तमाम मसलों का सामना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 10% चांसेस ज़रूर हैं कि वो आगे चल के ड्रग्स को शुरू करने की तरफ जा सकते हैं। सो उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। तीसरी एक कैटेगरी है ऐसे बच्चों की जो कि बिहेवियरल साइंस दिखाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो प्री टीन्स के बच्चे भी हो सकते हैं, वो टीन एज में खास तौर पे आपको बच्चे नजर आएंगे जिनके स्टडी में से ग्रेड्स गिरना शुरू हो जाते हैं, जो घर से ज्यादा देर बाहर रहने को तरजीह देते हैं, जो घर वालों की बात मानने की बजाय फ्रेंड्स के साथ ज्यादा एसोसिएट अपने आप को करते हैं, पैसे ज्यादा मांगने की तरफ जाते हैं, जिनके स्कूल से भी कंप्लेंट्स आपको आ रही होती हैं, जिनके बारे में ये भी खबर आती है कि ये स्कूल आजकल नहीं आ रहा जबकि आप घर से तैयार करके उसको स्कूल भेज रहे हैं, जिसके बैग के अंदर से आपको कोई सिगरेट के टुकड़े भी मिल जाते हैं, या जो सिगरेट के बारे में पॉजिटिव बातचीत करता नजर आता है कि इससे तो कुछ भी नहीं होता। आप पूछते हैं कि आप इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं करता, लेकिन इससे होता कुछ नहीं है, चचा भी तो देखे पीते हैं, अब्बू भी पीते हैं, या घर में और कोई बड़ा जो है वो इस्तेमाल करता है। सो ये तमाम वो बातचीत है। या बच्चा सुबह उठने में देरी करता है, आप जगाते रहते हैं वो नहीं उठता, रात को सोने में ज्यादा देर तक वो जागना पसंद करता है। सो ये वो बच्चा है जो इस एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में पड़ चुका है। सो इसका मतलब है कि इस बच्चे के लिए आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल हेल्प भी दरकार होगी, या ज्यादा एक्टिवली आपको कुछ मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। एक तो ये सीधा सीधा 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आप अपने बच्चों को देख सकते हैं कि आपके बच्चे किस कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। दूसरी एक अहम चीज है कि पेरेंट्स को, चाहे बच्चा किसी भी एज का है, पेरेंट्स को ड्रग एडिक्शन के ऊपर एजुकेट करने की अपने बच्चों को अशद ज़रूरत है। ड्रग एडिक्शन की मैं बात जब करती हूँ तो पेरेंट्स का ख्याल ज़्यादा है कि अच्छा अगर बच्चा 16 साल का जाएगा तो हम उसे बताएंगे सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं होती। आपके 16 साल बच्चे को पता है कि सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं होती, बट वो फिर भी पीता है। इसका मतलब है कि ये जो मैसेजेस हैं नशे की बीमारी के हवाले से, ये मैसेजेस आप 16 साल की एज में नहीं देंगे, बल्कि ये 4 साल की उम्र में आप अपने बच्चे को बताना शुरू कर दें। 4 साल की उम्र से अगर आप अपने बच्चे को बताना शुरू करते हैं और अपने घर में आप जीरो टॉलरेंस क्रिएट करते हैं स्मोकिंग के हवाले से या दीगर नशों के हवाले से, तो आपके बच्चे लर्न करते हैं कि ये कोई अनहेल्दी चीज है, ये मुझे नहीं करना, इससे बॉडी हर्ट होता है, इससे मेरा ब्रेन हर्ट होता है। और ये तमाम बातें आप अपने बच्चों के साथ 4 साल की उम्र से शेयर करते हैं। देखिए मैं अक्सर फैमिलीज को कहती हूँ कि रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे पेरेंट्स बहुत अर्ली एज में सिखा देते हैं। इवन 2 साल के बच्चे को माएँ कलमा पढ़ा रही होती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, हमें किसने पैदा किया, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया, दुनिया किसने बनाई, अल्लाह ताला ने बनाई। सो रिलीजन इज समथिंग जो कि हम अपने बच्चों को 2 साल की उम्र से देना शुरू कर देते हैं।
इवन मैंने देखा है कि बहुत सारी माएँ जब बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो वो साथ कोई ना कोई कलमा भी पढ़ रही होती हैं या दुरूद पढ़ रही होती हैं, और उनके पूछने पे पता चलता है कि ये उनकी अम्मियों ने नुस्खा बताया था कि बच्चे रिलीजन से मुतारिफ इस तरह होना शुरू होते हैं। सो रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अर्ली एज में पेरेंट्स सिखाते हैं, हमें कोई ज़्यादा नो हाउ नहीं होती, गॉड क्या है, कुरान पाक क्या चीज़ है, रिलीजन क्या है, कलमा क्या है, लेकिन हम उसको रिचुअल के तौर पे करना शुरू कर देते हैं। बच्चे छोटे अपने अब्बू के साथ जो है वो नमाज पढ़ने चल पड़ते हैं मस्जिद के अंदर 3-4 साल की उम्र में, उन्हें पता नहीं होता नमाज क्या है, बट दे लव टू परफॉर्म रिचुअल्स जो उनके पेरेंट्स उन्हें करते हुए नजर आते हैं। सो इसका मतलब है कि 4 साल की उम्र जो है वो राइप एज है ऐसी चीज़ों को अपने बच्चों के अंदर इंस्टिल करने की, ऐसी वैल्यूज़ को इंस्टिल करने की जो कि आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर उनको साथ लेकर चलें। क्या ख्याल है कितने कोई लोग हैं जो मज़हब बदलते होंगे बड़े होकर? बहुत कम परसेंटेज है। इसका मतलब है कि हम सब जो हैं वो अपने अपने रिलीजन से, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, हम इमोशनली अटैच हैं, हम अपने रिलीजन के खिलाफ एक बात जरा सी सुनना पसंद नहीं करते, हम लड़ने मरने पे तैयार हो जाते हैं, जबकि ये वो चीज़ है जो हमने जानते बूझते नहीं सीखी बल्कि अनजाने में अपने वालिदैन से कैरी की। ठीक, और अगर हमें कहा जाए कि हम क्या बाई चॉइस मुस्लिम हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट मुस्लिम हैं। ज्यादातर मुस्लिम जो हैं वो बाय डिफॉल्ट मुस्लिम हैं कि हमने बस सीखा अपने पेरेंट्स से और हम अपने आप को मुसलमान कंसिडर करते हैं। सो ड्रग एडिक्शन का मौजू जो है ये भी एक ऐसी चीज़ है, वैल्यूज़ ख़ास तौर पे ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चे को 4 साल की उम्र में आपको बातचीत करने की ज़रूरत है। और जब भी आप बातचीत करते हैं तो आप एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन देते हैं। एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन से मुराद क्या है कि आप बेसिक सी इंफॉर्मेशन देते हैं अपने बच्चों को कि ड्रग्स करना या सिगरेट पीना अनहेल्दी है। एक तो पेरेंट्स को कभी भी इसको अच्छे बुरे के पैमाने में मैयर नहीं करना चाहिए, बल्कि आप सेहत के पैमानों के साथ इसको जोड़ते हैं। जैसे छोटा बच्चा, अगर 6-7 साल का बच्चा है, वो ब्रश कर रहा है अपने दांतों को, तो आप उसके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं कि देखें आप दांत साफ कर रहे हैं क्योंकि इससे आप हेल्दी रह सकें, आपका बॉडी इससे हेल्दी रहता है, आपके दांत अच्छे हैं, आपकी ओरल हेल्थ अच्छी होती है। सो इसी तरह नशे भी ऐसी चीज़ होते हैं जो हमारे जिस्म को हर्ट करते हैं, जो हमारे ब्रेन को हर्ट करते हैं। सो हमें वो नहीं करने चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी हेल्थ को बेहतर बनाती हैं, जैसे ब्रश करना, जैसे खाना खाना, क्लीन ईटिंग करना, वॉक करना, अच्छी बातें सोचना। उसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी को हर्ट कर सकती हैं, जिसमें ड्रग्स होते हैं, जिसमें ज़्यादा ऑयली फूड्स होते हैं, जिसमें ऐसे लोगों के साथ मिलना मिलाना है जो कि नशा करने वाले लोग हों। सो ये बातें आप एज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो अपने बच्चों को 4 साल की उम्र से देना शुरू कर देते हैं। इवन आई डू रिकमेंड कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, आपके आसपास कोई ना कोई रीहैब जरूर होगा। अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो 2-4 शहर छोड़कर कोई ना कोई रीहैब आपको जरूर मिल जाएगा। सो जरूर अपने बच्चों को विजिट करवाएं उन रीहैब्स का, और आप उन्हें विजिट करवाते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि देखें ये उन लोगों के लिए जगह है जो नशा करते हुए नशे की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, उन्हें फिर यहाँ रहना पड़ता है। ये वो लोग हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मीडिया चूंकि ग्लैमराइज बहुत ज़्यादा ड्रग्स को करता है, तो बच्चे उनकी देखा देखी नशा जो है वो शुरू करते हैं। सो जब भी आप टेलीविज़न के सामने बैठे हैं, कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को अवॉइड करवाएं ऐसी मूवी से या ऐसे गानों से। लेकिन अगर आप अवॉइड नहीं करवा सकते तो जब भी कोई कंटेंट ऐसा सामने आए, लाइक सिगरेट कोई ड्रामे में पी रहा है या फिल्म में पी रहा है, तो आप साथ ही अपने बच्चे को ज़रूर बताते हैं कि ये अनहेल्दी चीज़ है, ये जैसा स्क्रीन पे नज़र आता है रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि आपको भुगतना पड़ते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जो कि ड्रग्स को ग्लैमराइज करती हैं, जैसे देवदास इज वन ऑफ दोज मूवीज। देवदास मूवी जब हम देखते हैं तो उससे ज्यादातर लोग क्या लेसन लेते हैं? जी मिस सुनैना। आशिक को अपनी माशूका नहीं मिली तो वो ड्रग्स करने शुरू हो गया, अल्कोहलिज्म में आ गया था बेसिकली। ठीक है। हाँ। कि जब भी मोहब्बत में नाकामी होती है तो गम को गलत करने के लिए शराब का सहारा लेना ज़रूरी हो जाता है। जबकि अगर मैं बतौर प्रोफेशनल देखूं तो मैं देखती हूँ कि अल्कोहल ने कैसे उस बंदे की ज़िंदगी तबाह की, और उसने महबूबा के बाद
शराब पीना शुरू नहीं की, बल्कि वो इंग्लैंड में जब रहता था पढ़ाई के लिए तो उसने वहां पे जरूर ट्राई किया और फिर वो थोड़ी बहुत पीता था, लेकिन दरमियान में जब उसकी अल्कोहलिज्म की स्टेज पड़ी तो उसमें एक कोइंसिडेंस था कि उसकी महबूबा से शादी नहीं हो सकी, बट एंड पे उसको पेप्टिक अल्सर हो गया, वो खून की उल्टियां करने लगा। ये उसकी बीमारी की लास्ट स्टेजेस को इंडिकेट करता है, बीमारी जो कि फिजिकल नेचर की है। सो इसका मतलब है बहुत सारी ऐसी मूवीज जो कि ड्रग्स को ग्लैमराइज करती हैं, जब भी हम अपने बच्चों के साथ बैठकर वो देखें तो हमें जरूर पॉइंट आउट करना चाहिए कि जैसा स्क्रीन पे नजर आता है रियलिटी वो नहीं होती, रियलिटी में इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं। और ये जो महबूबा के साथ कोरिलेट कर रहे हैं ये एक्चुअली अल्कोहलिज्म का मसला है जो इस बंदे को दरपेश है। इसकी महबूबा से शादी हो भी जाती तो क्या ख्याल है, तब भी नताइज वही निकलते। अच्छा, ये बड़ी आम सी बात है कि लोगों को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि जब भी आप टीन एज से उभरते हैं तो ये कुदरत ने भी ऑपोजिट जेंडर में एक कशिश रखी हुई है, तो तकरीबन दुनिया का हर इंसान टीन एज में अपने अपने ऐसे लव के क्रश को खोता है। और ये जो ब्रेकअप्स हैं ये हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं और बार बार होते हैं, मगर सारी दुनिया जो है वो ड्रग्स का सहारा नहीं लेती ना। अच्छा, फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो बेचने के लिए दिखाया जाता है, वो कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं है हमारे लिए। इसी तरह आप जितने भी शोरा को देखेंगे उन्होंने भी नशों की काफी तरफदारी की हुई है। शायरी भी जितनी होती है वो बेचने के लिए होती है, वो कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमें नहीं देते। गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहीं और पड़े हैं, जो मेंटोर्स आपको बताते हैं, जो पर्सनल डेवलपमेंट के गुरुज आपको बताते हैं, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि जिंदगी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। आप शायरी की कुतब पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ शायरी को एंजॉय करें, उसे अपने लिए कोई गाइडिंग प्रिंसिपल तस्वर ना करें। इसी तरह बहुत सारे फिल्मों के गाने हैं, बहुत सारी कवालियां ऐसी हैं जो कि मैं देखती हूँ बहुत फैंसी इवेंट्स के अंदर भी कि यंगस्टर जो हैं वो झूम रहे होते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं होता ये क्या कहा जा रहा है, ये किस पेराए में कहा जा रहा है, और वो मैं शराबी पे वो यूं झूम रहे होते हैं। आई डोंट नो वो ड्रग्स करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनका झूमना बताता है कि उन्हें बड़ा मजा आ रहा है। फैंटेसाइज बहुत करते हैं वो ड्रग्स। ये सारी वो चीजें हैं जिस पे पेरेंट्स को जरूर जब भी नजरों से गुजरें बच्चों को जरूर एजुकेट करना चाहिए कि रियल साइड ऑफ द वर्ल्ड क्या है, हकीकत क्या है, जिससे हमें हर रोज नबरदाजमा होना पड़ता है। सो फैंटेसीज में ना जाएं, रियल साइड की बात करें। एक चीज़ और पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर पेरेंट्स का ख्याल ये है कि जब बच्चे थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस नहीं रहता, वो पेरेंट्स की बात सुनना ख़त्म कर देते हैं, पेरेंट्स की बात को मानते नहीं हैं। हमेशा याद रखें कि दुनिया में पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर होता है। एक और बड़ा मिथ हमारे यहाँ पाया जाता है कि स्कूल्स में ये सिखाना चाहिए, स्कूल्स में वो सिखाना चाहिए। हमेशा याद रखें स्कूल्स का काम कुछ खास एजुकेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके बच्चों को इम्प्रूव करना है, कुछ बेसिक डिसिप्लिन सिखाना है, मैनर सिखाना है, लेकिन ज़िंदगी की वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा बच्चे घर में सीखते हैं। जो वैल्यूज़ को रीइंफोर्स करना है वो हमेशा पेरेंट्स करते हैं, और ये पेरेंट्स की ही बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को की डायरेक्शन जो है वो सेट करें कि आगे चल के वो ज़िंदगी के अंदर क्या करते हुए नजर आएंगे। वैल्यूज़ जो हैं वो सेट करें, अपने बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़ को इनकलकेट करें और फिर उन वैल्यूज़ को रीइंफोर्स करते रहें। और पेरेंट्स ये काम बड़ा अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें अपना नॉलेज जो है वो ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेरी समझ में जो चीज़ आ रही है कि पेरेंट्स ने जो हिफाजती टीके लगाने अपने बच्चों को, उसका जो पहला स्टेप है वो यही है कि माँ बाप इस बारे में जितनी ज़्यादा साइंसी मालूमात खुद हासिल कर सकें वो हासिल करें, ताकि वो एज अप्रोप्रिएटली अपने बच्चों से मुनासिब अंदाज में बातचीत करने के काबिल हो जाए और वो इन्फॉर्मेशन उनको ट्रांसफर और अपने बच्चों से बात करें, उन्हें एजुकेट करना ज़रूरी है। आप उन्हें एक ये भी मुझे नज़र आता है कि 90% पेरेंट्स हमारे यहाँ पे जब भी कोई बच्चा पुबर्टी की स्टेज में जाता है, चाहे वो बच्ची है या बच्चा है, उनके पेरेंट्स उन्हें बिल्कुल नहीं बताते कि ज़िंदगी में आगे उन्हें क्या वाक़यात दरपेश आने वाले हैं, उनका बॉडी के अंदर जो फिज़िकल चेंजेस आ रही हैं, आगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। सो पेरेंट्स, माएँ कभी बात अपनी बच्चियों के साथ नहीं करती। हमेशा पुबर्टी की स्टेजेस में जो
चेंजेस आती हैं वो कोई एक सरप्राइज बच्चियों के लिए होता है, बच्चों के लिए भी वो कोई एक सरप्राइज होता है और वो उस सरप्राइज को छुपाते रहते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनमें कोई कमी है जिसकी वजह से उन्हें ये हालात फेस करने पड़ रहे हैं, जबकि पेरेंट्स को पहले ही बता देना चाहिए अपने बच्चों को कि ऐसी चीज़ें 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में आपको फेस करना पड़ेंगी और ये एक्चुअली आपकी फिजिकल ग्रोथ की निशानियां हैं जो कि आपको एक डेवलप्ड ह्यूमन के तौर पर प्रेजेंट सोसाइटी में कर रही हैं। सो इसमें शेम की बात नहीं है, ये नॉर्मल फेजेस हैं आपकी ज़िंदगी के जिसमें से तमाम लोगों ने गुजरना होता है। मैडम और इसमें हम क्या कर सकते हैं अपने अच्छा, दूसरी अहम चीज़ है कि पेरेंट्स एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे फादर खुद स्मोकिंग करते हैं लेकिन वो अपने बच्चों को बताते हैं कि आप मत करें। हमेशा याद रखें, बच्चे मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं, वो चीज़ें नहीं सीखते जो आप उन्हें बताते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं जो आप उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर करते हुए नज़र आते हैं। अगर फादर सिगरेट पी रहे हैं तो चांसेस हैं कि उनके बच्चे भी आगे चल के ये काम ज़रूर करेंगे, अब चाहे उन्हें जितना मर्जी मना करते रहें। सो एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें कि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सिगरेट या ड्रग्स की तरफ ना जाएं तो खुद भी आपको स्मोकिंग जो है वो क्विट करनी पड़ेगी, चाहे आप खुद करें चाहे प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए, एक अच्छी लाइफ देने के लिए आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। सेकेंडली, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को अच्छे तरीके से निपटाना सीखें। यानी अगर कोई पेरेंट जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ड्रग से मैनेज करने की कोशिश करता है तो वो अपने बच्चों को सिखा रहा है कि कल को तुम्हें भी जब कोई लाइफ के अंदर मुश्किल पेश आएगी तो आप भी नशे का सहारा ले सकते हैं और नशा करना जो है ये थोड़ा बहुत ठीक ही होता है। तीसरी एक अहम चीज़ है कि हमारे घरों के अंदर बाज़-औक़ात मेडिसिन होती हैं, डिस्प्रिन की रखी होती है, नींद की अद्वियात में देखती हूँ ख़वातीन घर के अंदर उन्होंने ख़रीद कर रखी होती हैं और अक्सर व बेशतर जब नींद नहीं आती तो वो नींद की दवाई खाती हैं और फिर सो लेती हैं और बच्चों को वो ये सिखा रहे होते हैं पेरेंट्स के देखें ये जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन है ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमेशा याद रखें, बच्चों को मैसेज कन्वे करें, खुद भी घर के अंदर मेडिसिन को ना रखें। जब भी मेडिसिन की ज़रूरत हो तो उन्हें बताएं कि दवाई जो है ये कोई डॉक्टर अगर दे तो तब इस्तेमाल करनी चाहिए, अम्मी दें तो तब इस्तेमाल करनी चाहिए, अब्बू दें तो तब इस्तेमाल करनी चाहिए। ये खुद से लेकर इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, माओं को मैंने देखा है वो खुद भी किसी डॉक्टर का नुस्खा एक मरतबा बच्चे को यूज़ कराती हैं और नेक्स्ट टाइम उसी तरह की प्रॉब्लम के लिए वो खुद से यूज़ करवा रही होती हैं। तो बच्चों को ये भी तो एक मैसेज जाता है इनडायरेक्टली कि अगर मदर ये काम कर सकती हैं तो हम फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हम खुद भी ये काम हमें सोचना ये है कि सिर्फ इलिसिट ड्रग्स ही यानी चर्स, शराब या हेरोइन ही हमारे बच्चों के लिए मसला नहीं है, बल्कि ओपियाइड्स की जो एडिक्शन है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है। और हमारे घरों के अंदर बहुत सारी ख़वातीन जो है वो नींद की अद्वियात की ना सिर्फ आदी होती हैं बल्कि उनकी एडिक्शन में भी मुब्तला होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट साइड पे नहीं लाते बिकॉज वो ख़वातीन हैं। सो अगर हम अपने बच्चों के सामने ओवर द काउंटर मेडिकेशन को इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं तो हम अपने बच्चों को बेसिकली सिखा रहे हैं कि कोई भी दवाई ज़रूरतन आपको खुद इस्तेमाल कर लेनी चाहिए और यही चीज़ जब वो थोड़ा बड़ा होकर करेंगे तो यकीनी तौर पे एडिक्शन के मसाइल उनकी ज़िंदगी में आएंगे। अच्छा, इसके अलावा घर के अंदर हमें ज़ीरो टॉलरेंस का रूल भी सेट करना होगा। ज़ीरो टॉलरेंस से मुराद है कि आप घर में सिगरेट नहीं पीते, ना ही आप घर में आने वाले अपने गेस्ट को सिगरेट पीने में फैसिलिटेट करते हैं। एस्ट्रे रख के देते हैं, जब भी घर में कोई आपके आता है तो आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं अच्छे लफ्ज़ों में कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो यूजुअली लोग आपसे एस्ट्रे मांगते हैं। जब भी कोई एस्ट्रे मांगे तो उन्हें कहें कि हमारे घर में एक रूल हमने ये तय किया हुआ है कि हम घर में स्मोकिंग को अलाउड नहीं करते, हम खुद भी नहीं पीते। आपको बुरा तो लगेगा लेकिन बराए मेहरबानी अगर आप गली में जाकर पी लें सिगरेट तो इससे हमें आसानी होगी, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए घर में एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। सो ज़ीरो टॉलरेंस का रूल अगर है आपके घर में तो जल्दी ही आपके रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि वो आपके घर में सिगरेट नहीं पी सकते क्योंकि आप फैसिलिटेट नहीं करते, तो वो फिर आपको बार बार पूछते नहीं है, वो खुद ही जब भी स्मोकिंग करनी होती है वो बाहर गली में जाकर करने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ आपके बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज है। जब भी आपके बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स ड्रग्स को या सिगरेट को डिसअप्रूव करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसलिए ड्रग या सिगरेट का इस्तेमाल नहीं पीते सिर्फ ये सोच करके उनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, सो वो भी इन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ते। सो ज़ीरो टॉलरेंस का रूल भी हमें ज़रूर सेट करना है। इसके अलावा हमें घर के अंदर कुछ रूल्स को तय करना है, कुछ वैल्यूज़ को तय करना है और उन वैल्यूज़ को इन्फोर्स भी करना है। जैसे
आपके बच्चे जो हैं घर से कितनी देर तक बाहर रह सकते हैं, स्कूल की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कब तक आपके बच्चों को घर में वापस पहुंच जाना चाहिए, क्या आपके बच्चे अपनी उम्र से बड़े बच्चों के साथ नाइट आउट्स के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सो सर्टेन रूल्स आपको तय करने हैं और फिर उन रूल्स को अच्छे तरीके से इन्फोर्स भी करना है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते कि आपके बच्चे नाइट आउट्स के लिए जाएं, और हमेशा अपनी फीलिंग्स को भी ज़रूर बच्चों को बताएं। अगर बच्चे ये कहते हैं कि मेरे सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स जो हैं वो मिलने देते हैं तो आप क्यों नहीं मिलने देते, या नाइट आउट्स के लिए क्यों नहीं जाने देते, तो आप बताते हैं कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, मेरे खदशात हैं जिसके पेश नज़र मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं नहीं आपको इजाज़त दे सकता कि आप घर से बाहर रात को रहें या रात देर तक घर से बाहर रहें। सो सर्टन रूल्स आप ज़रूर तय करें और फिर उन्हें अच्छे तरीके से इन्फोर्स भी करवाने की तरफ जाएं। सो अगर ये तमाम चीज़ें पेरेंट्स करते हैं, और ड्रग्स के ऊपर जो बातचीत है उसको कोई एक इवेंट ना बनाएं कि आपने जिंदगी में एक ही दफा बात करनी है। इट शुड बी लाइक डायलॉग जिसको आप अक्सर और बेशतर इनिशिएट कर लें। आप सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं बच्चों को तो सिगरेट के मौजू पे बात कर लें, आप बच्चों के साथ बाहर सैर करने जाते हैं तो ड्रग्स के मौजू पे बात कर लें। सो ये आपके घर में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो अक्सर और बेशतर आप अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करने की तरफ जाएं। जब भी आपके बच्चे आपसे कोई बात करना चाहें तो जरूर उनकी बात को तवज्जो से सुने, अच्छा एप्रोप्रिएट आंसर उन्हें दें, और बच्चों को यह मैसेज कन्वे होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ उन्हें अनकंफर्टेबल बनाए, वो चाहे बाहर से लोग उन्हें सिगरेट का मशवरा दे रहे हैं, लोग उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करने को कह रहे हैं जो वो करना पसंद नहीं करते, लोग उन्हें बुली कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो वो आपके साथ आकर क्लियरली ऑनेस्टी के साथ आपके साथ बातचीत कर सकें। कभी भी बच्चों को शन ना करें, बच्चों को धमकाएं नहीं, धमकियां ना दें। एक मैं देखती हूँ घरों के अंदर बड़ा एक कॉमन सा रवाज है कि माएँ जब बच्चे तंग करते हैं तो उन्हें कहती हैं आ लेने दो तुम्हारे अब्बू को रात को, फिर मैं बताऊंगी। अच्छा, ये रवाज सिर्फ मशरक में नहीं है, अमेरिका वाली माओं को भी यही मसला दरपेश है और उनके पास भी यही एक सॉलिड धमकी है कि वो अपने बच्चों को डराती हैं कि आ लेने दो तेरे अब्बू नू, फिर मैं दस नहीं आना नू रात नू। ठीक, बच्चों को कभी भी धमकी ना दें, बैड कॉन्सिक्वेंसेस का ना दें कि अब्बू को बड़े थानेदार हैं जो आएंगे तो फिर आपकी सांस तक वो बंद कर देंगे, हमेशा लगेगी और आप उसमें पिटिशनर के तौर पर माँ होगी और बच्चा जो है वो मुलजम के तौर पे खड़ा होगा। ऐसा माहौल घर में क्रिएट ना करें। बच्चों को जब भी आपको लगे कोई बात वो अच्छी नहीं कर रहे, हमेशा अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करें और बताएं कि ये मुनासिब रवैया नहीं है। वालिदाएं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें, लेकिन वालिद अदालत ना लगाएं, बल्कि वो कंफर्टेबल माहौल में रहते हुए बच्चे से पूछ सकते हैं कि दिन में कुछ आपकी अपनी अम्मी के साथ तकरार हुई है, मैं जानना चाहूँगा क्या वजह हो गई ऐसी, क्या आपको इस तरह करना पड़ा या आपकी अम्मी ने क्यों आपके साथ ऐसा किया। सो बच्चों और माँ और बच्चे के बीच में रेफरी ना बने। माँ के साथ मसला दरपेश है, उसे खुद सॉल्व करना चाहिए। अगर उसे सॉल्व नहीं करना आता तो वो अपने हस्बैंड से मशवरा करके सॉल्व खुद ही करने की तरफ जाए। सो ये चंद चीज़ें हैं, अगर पेरेंट्स इसके ऊपर तवज्जो देंगे तो वो अपने बच्चों को नशे की हद में जाने से बहुत पहले ही सेव कर लेंगे। जैसे कि आपने कहा कि ये सिलसिला जो एडिक्शन का है और ड्रग्स यूज़ का है, ये टीनेजर्स में स्टार्ट होता है फ्रेंड्स के एक प्रेशर से और उनको प्लीज़ करने के लिए। तो इस पेयर प्रेशर से को प्रिवेंट करने के लिए पेरेंट्स को क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी नर्चरिंग में क्या चीज़ें करनी चाहिए, उनकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में कैसे सिखाएं बच्चों को और उनको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो इस सफ़र का आगाज़ ही ना करें। अच्छा, पीयर प्रेशर जो है ये वन ऑफ दोज फैक्टर्स है, वन ऑफ दोज फैक्टर्स है जिसकी वजह से बच्चे ड्रग्स करने की तरफ जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की कि बच्चों की सेल्फ एस्टीम अगर पेरेंट्स इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चा नशा करने की तरफ जाते हैं उनकी सेल्फ एस्टीम वीक होती है, सेल्फ एस्टीम पुअर होती है। एक तो जब बच्चे 12 से 13 साल 14 साल की उम्र में जा रहे होते हैं, उनका जिस्म के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की बम्बार्टमेंट हो रही होती है, बच्चियों के अंदर एस्ट्रोजन जो है केमिकल उसकी बम्बार्टमेंट हो रही होती है। सो बच्चे फील करते हैं कि कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है, जबकि वो बहुत एप्रोप्रिएट होती हैं। वो एक ट्रांजिशनल स्टेज है जो उन्हें टीन से अर्ली एडल्टहुड की तरफ लेके जा रही होती है। सो ऐसे में बच्चियां जो हैं वो ज़रा झुक के चलना शुरू कर देती हैं अपने बॉडी चेंजेस की वजह से, और लड़के तेज़ी से कद अपना लंबा करते हैं, उनके वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो थोड़े हैवी होना शुरू हो जाते हैं, आवाज़ बदलना शुरू होती है, तो उन्हें लगता है कि दे आर नॉट द सेम पर्सन जो कि 6 माह पहले थे, 2 माह पहले थे, सेम थे। ये वो स्टेज है जहाँ पे उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो काफ़ी नीचे जाती है और वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, क्योंकि वो दिखने में ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे होते, वो ज़्यादा पतले होते हैं,
और अभी जिस्म उनका भरा नहीं होता, लड़कियां हैं तो वो अपनी चेंजेस की वजह से अपनी थोड़ी एहसास कमतरी का शिकार हो रही होती हैं। सो पेरेंट्स को ज़रूर अपने बच्चों के अंदर सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने की जो एक डायरेक्शन है वो सेट करनी चाहिए, जिसमें पेरेंट्स छोटी छोटी स्किल्स उनको सिखा सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई छोटा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाना उन्हें सिखा सकते हैं, कुछ ना कुछ पेंटिंग सिखा सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि बच्चे करना पसंद करें, अपने कोर्स से हटकर वो स्किल्स उनके अंदर ऐड करनी चाहिए। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारी सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होती है। इसके अलावा पेरेंट्स को बच्चों को ज़रूर बार बार ये कहना चाहिए कि वो उन्हें पसंद करते हैं, वो उन्हें अच्छा इंसान समझते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो नेगेटिव मैसेजेस अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, जबकि आपको अपने बच्चों को कॉन्स्टेंटली अच्छे मैसेजेस देने की ज़रूरत होती है। इट डज़ नॉट मीन कि आप उनके बुरे बिहेवियर को अप्रूव करें, इट ओनली मीन्स कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग उनकी सेल्फ पे बात करें कि वो अच्छे इंसान हैं, वो जिम्मेदार शख्स हैं, वो ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें आगे करने वाले हैं। आपको बतौर वालिदैन पूरा भरोसा है अपने बच्चों पे कि वो ज़िंदगी के अंदर कुछ बेहतर करने की तरफ जाएंगे। इसके अलावा बच्चों को ज़रूर ये मैसेजेस दें कि आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं। बच्चों को इस रीअश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये वही तमाम चीज़ें हैं जो कि उनकी सेल्फ एस्टीम को डिवेलप करने की तरफ जाती हैं और वो ज़िंदगी में आगे बेहतर फैसला करने की तरफ जाते हैं। दूसरा, बच्चों की एज के अंदर चूंकि उनकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो भी कंप्लीटली डेवलप नहीं होती, आई मीन कि उनका ब्रेन कंप्लीटली डेवलप नहीं होता, ये 25 साल की एज में जाके डेवलप होना होता है। सो इसका मतलब है कि वो अभी ज़्यादा बेहतर फैसले करने की पोजीशन में नहीं होते। इसीलिए आप बहुत छोटी एज में अगर अपने बच्चों को फैसला करने की ताकत दें और उन्हें अच्छे फैसले करना सिखाएं ताकि उनकी एबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज हो और वो प्री टीन के अंदर या टीन एज के अंदर जाकर कुछ अच्छे फैसले करने की पोजीशन में आए, या वो आपसे बातचीत करने की पोजीशन में आ जाएं कि जब भी कोई फैसला करना हो तो आपसे वो राय जो है वो ज़रूर मांगे और आप अपनी राय का इजहार जो है वो पूरी ऑनेस्टी के साथ करते हैं। हमारे यहाँ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को जूते अपनी पसंद के दिलाते हैं, स्कूल अपनी पसंद के दिलाते हैं, कपड़े अपनी पसंद के दिलाते हैं, इवन दूल्हा भी अपनी पसंद का ही दिलाते हैं या दुल्हन भी अपनी पसंद की दिलाते हैं। सो वो बच्चों को कॉन्स्टेंटली मैसेज देते हैं कि हमें बतौर वालिदैन बच्चों के फैसलों पे ट्रस्ट नहीं है। जब हमें ही ट्रस्ट नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में क्लोज हैं उन पे, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, तो बच्चे दुनिया पे कैसे ट्रस्ट करना सीखेंगे। सो ज़रूर बच्चों को एज दें कि वो छोटी उम्र से अपने बाल अगर कुछ बनाना अलग चाहते हैं तो उन्हें फैसला करने की ताकत दें, कपड़े अलग पहनना चाहते हैं फैसला करने की ताकत दें, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कर दें कि ये कपड़े आप पे अच्छे लग रहे हैं या अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन अपना प्रोटोटाइप उन्हें बनाने की कोशिश ना करें कि जैसे आपके बाल हैं, जैसे आप कपड़े पहनते हैं वैसे ही वो ज़रूर पहने। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो आपसे पूरी एक जनरेशन छोटे होते हैं। आमतौर पर पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान 25 साल का गैप ज़रूर है। सो इसका मतलब है एक जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा फैशन के अंदर चेंजेस आते हैं। सो उन्हें कुछ फैसला साजी करने की तरफ जाने दें और साथ में गाइड करें कि अच्छे फैसले कैसे किए जाते हैं और अपने ऊपर बच्चों को डिपेंड करने दें कि वो फैसले के बारे में ज़रूर आपकी राय को आला जानें, ज़रूर आपकी राय का एहतराम करें और चीज़ों को आपके मुताबिक करने की तरफ जाएं। सो ये चंद चीज़ें हैं, अगर आप बच्चों के साथ करेंगे वालिदैन के तौर पे तो ज़्यादा हेल्प उन्हें मिल सकती है। जी मिस सुनैना, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अच्छा मिस, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है तो वो लोग डिफरेंट चेंजेस से गुजरते हैं, फिजिकल, इमोशनल। उसके साथ साथ पेरेंट्स भी बच्चों को टॉन्ट करते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज में था तो मैं तो ये कर लेता था। तो इस सब से बच्चों को एंजाइटी होती है, वो फिर ड्रग्स और अल्कोहलिज्म की तरफ आते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जिससे बच्चा एंजाइटी में ना जाए? अच्छा, ये जो पेरेंट्स कहते हैं ना, जब मैं तुम्हारी एज में था तो मैं 30 मार खान था, तुम मेरी एज में थे तो तुम तो कुछ भी नहीं हो, तो ये नॉट ओकेनेस के मैसेजेस हैं। हम बताते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ और तुम कुछ भी कर लो, यू आर नॉट गुड इनफ। और ये मैसेजेस बहुत छोटी एज से, इवन साल के बच्चे, 6 माह के बच्चों को भी पेरेंट्स देना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ झुंझुला के उसको झिड़कती है और एक 6 माह का बच्चा ना सिर्फ उस झिड़क को रजिस्टर करता है बल्कि उसके सामने अपनी माँ का जो बिगड़ा हुआ चेहरा है वो भी उसके ब्रेन में रजिस्टर होता है और ये कोई हैप्पी इवेंट नहीं होता उसकी ज़िंदगी का। इसका मतलब है कि जब भी आप बच्चों से बात करें तो अपनी बातचीत में मोहतात रहें। आपके बच्चे ना सिर्फ आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी बातें उनके जहन में रजिस्टर भी हो रही हैं। सो कभी भी बच्चों को ना टोकेनेस का मैसेज ना दें। ना टोकेनेस का मैसेज आप डायरेक्टली नहीं देते, लेकिन
छोटा बच्चा क्रॉल कर रहा है तो माँ से कहेगी उधर मत जाओ, इधर बैठो चुप करके, कुर्सी पे बैठो आराम से, ये मत करो वो मत करो। बच्चों को हमेशा मैसेज दें कि वो करे क्या। आप वालिदैन हैं, आपका काम गाइड करना है, सो टेल देम व्हाट ही नीड्स टू डू। उन्हें नहीं पता, जिंदगी में वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो गलतियां करके सीखेंगे, वो क्रॉल करके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ों को टक पटक करके जांच रहे हैं कि ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो अपने बच्चों को गाइड करें, बताएं कि वो क्रॉल कर सकता है। थोड़ा बहुत अगर नुकसान बच्चे को नहीं पहुंचता, विजिलेंट रहें। अगर बच्चे को किसी चीज़ में नुकसान नहीं है, वो खिलौनों को इधर उधर करना चाहता है, उसे करने दें। आप मैसेज देते हैं कि